आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th गुलमोहर इंग्लिश बुक के चैप्टर नंबर 2 को। टाइटल है टू ट्रूली अंडरस्टैंड अ रेनबो और ये पूरा चैप्टर फेमस साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के बारे में है। तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा है, यह उस खास दिन की बात है 1660 के दशक की शुरुआत में जब उसने एक दिलचस्प खोज की। तब वह अब तक दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक आइजैक न्यूटन नहीं बना था। वह बस एक अनपॉपुलर यानी जिसे कोई नहीं जानते अकेला और होशियार कॉलेज का स्टूडेंट था। उस दिन न्यूटन ने अपने कॉलेज के पास साल में एक बार लगने वाले बाजार में कुछ दुर्लभ घंटे बाहर बिताए। उसने एक खिलौना खरीदा। यह खिलौना था एक प्रिज्म। हालांकि उसे के पास बहुत कम पैसे थे, फिर भी उसे इस प्रिज्म इतना पसंद आया कि उसने तुरंत एक और प्रिज्म खरीद लिया। कुछ ही समय बाद लंदन में एक भयंकर महामारी फैल गई। इससे लगभग 1 लाख लोगों की जान ले ली, जो कि लंदन की आबादी का 1/4 हिस्सा था। केवल 18 महीनों में इतनी जान गई। लोग लंदन से बाहर भागने लगे और जितनी जल्दी हो सके गांव के इलाकों में चले गए। न्यूटन को भी कॉलेज छोड़ना पड़ा और अपने बचपन के घर वोल्सथोर्प मैनर लौटना पड़ा, जो सेब के बागों से घिरा एक बड़ा सुंदर पत्थर का घर था। अब दूसरे स्टूडेंट इस समय का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई को भूलने के लिए कर सकते थे, लेकिन न्यूटन साथ बैठ गए और सोचते रहे कि ऐसी कौन सी प्राकृतिक पहेली है जो वह इस समय हल कर सकती हैं। जब वह इस महामारी के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर सब कुछ शांत था। सिर्फ खिड़की के बाहर सफेद भेड़ों की मिमियाने की आवाजें आ रही थी। उसे छोड़कर सब कुछ शांत था। न्यूटन ने इधर उधर देखा और चमकते हुए प्रिज्म पर उसकी नजर पड़ी। न्यूटन ने सोचा कि क्या वह इस समय रंगों के बारे में कुछ खोज कर सकता है, यानी रंगों के बारे में और कुछ रिसर्च कर सकता है, कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है, कुछ ऐसा जो कॉलेज में उसे सिखाया जा रहा था और उससे ज़्यादा सही हो। इस पर प्राचीन ग्रीक फिलोसफर, अब देखिए फिलोसफर क्या होता है। फिलोसफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जीवन के अर्थ के बारे में स्टडी करता है और उन जीवन के बारे में जो उसे पता चलता है उसे दूसरे लोगों के साथ बांटता है। तो पुराने समय में ग्रीक फिलोसफर अरस्तु नाम है, तो एक फिलोसफर थे। तो उनके समय से ही जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने यही मान लिया था कि सफेद प्रकाश एक साधारण चीज है जिसका सिर्फ एक ही रूप है और वो एक सॉलिड है, एक ठोस है, मतलब उसके अलग अलग रूप नहीं है। बड़े बड़े विद्वान यही मानते थे। इसलिए उनका मानना था कि रंग जो है, जो ये अलग अलग रंग है, ये सिर्फ सफेद रोशनी और काले अंधेरे से मिलकर बने हुए हैं। न्यूटन के समय से लोग भी, जैसे रॉबर्ट हुक जो कि फेमस साइंटिस्ट है, वो भी यही जोर देते थे कि रंग जो है वो एक रोशनी और अंधेरे से मिलकर बने हुए हैं। हुक ने अपनी खुद की एक पर्सनल कलर स्केल का आविष्कार भी कर लिया था, जिसमें चमकीले लाल रंग से लेकर नीला और काले रंग थे। नीले रंग को लेकर उनका दावा यह था कि लाल रंग को लेकर उनका दावा यह था कि यह लाल रंग शुद्ध सफेद रोशनी और उसमें बहुत कम मात्रा में अंधेरे को मिलाकर बना है, काले रंग को मिलाकर बना हुआ है। तो फिर उसके बाद नीले से लेकर फिर काले रंग तक जाते जाते उनका मानना था कि काला रंग में, यहाँ पर काले रंग पर जो वाइट रोशनी है, वाइट लाइट है, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। न्यूटन को नहीं लगता था कि अरस्तु या फिर रॉबर्ट हुक सही हो सकती हैं। आखिरकार एक सफेद पेज पर काले अक्षर दूर से देखने पर रंगीन नहीं लगते थे। काला और सफेद ये दोनों ही रंग दूरी पर मिलकर एक साथ ग्रे रंग में दिखाई देते थे। इसलिए उसने एक्सपर्ट्स को गलत साबित करने का फैसला किया और इसी में तो यही तो उनका पसंदीदा काम था कि वो एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर देते थे। प्रिज्म उसके प्रयोग के लिए एक सही टूल था। दूसरे लोग जैसे रॉबर्ट हुक भी प्रिज्म का इस्तेमाल कर रहे थे और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती थी, प्रिज्म पर सूरज की रोशनी पड़ती थी, तो वे प्रिज्म द्वारा
बने रंगों की प्रशंसा करते थे। वे मानते थे कि प्रिज्म खुद ही किसी तरीके से रोशनी को अलग अलग रंग दे रहा है, या तक खुद ही प्रिज्म ही रोशनी को अलग अलग रंगों में बदल रहा है। अपने प्रयोग में उन्होंने प्रिज्म के एक तरफ स्क्रीन रखी थी और देखा था कि दूसरी तरफ से कि प्रकाश का जो धब्बा है वो रंगों के एक मिक्स रूप में निकल रहा है। मतलब जब रोशनी प्रिज्म से होकर निकल रही है और किसी स्क्रीन पर पड़ रही है तो उसमें अलग अलग रंग के धब्बे दिखाई दे रहे थे। न्यूटन को उम्मीद थी कि सही रिजल्ट और अच्छे से सही रिजल्ट पाने के लिए उन्हें प्रिज्म को किसी दूरी जगह पर रखना होगा, या फिर प्रिज्म की जो दूरी है उसको बढ़ाना होगा। उसने ऊपर के स्टडी रूम में अपने जो मतलब जिसमें वो रिसर्च करते थे उस स्टडी रूम में उसने प्रिज्म को खिड़की से 22 फीट की दूरी पर रखा। उसने सूर्य की किरणों को एक पतली बीम के रूप में प्रिज्म के बीच से गुजरने दिया। उसने देखा कि सूर्य की किरणें रंगीन पट्टियों में फैल गई, जिन्हें उसने स्पेक्ट्रम नाम दिया। सफ़ेद रोशनी विभिन्न रंगों में बट रही थी, लेकिन कैसे, ये भी तो अब यहाँ पर न्यूटन को पता लगाना था। न्यूटन काफ़ी देर तक सोचता रहा। उसकी थ्योरी थी कि हर एक रंग की एक लहर होती है, एक वेव होती है। हर एक लहर की एक क्षमता होती है कि वो किसी चीज़ की वजह से अपना रास्ता बदल देती है। जैसे कि एक स्पेक्ट्रम, जैसे कि रोशनी स्पेक्ट्रम में से जाती है तो स्पेक्ट्रम उसकी डायरेक्शन है उसको बदल देता है। तो एक रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी रोशनी को उसकी डायरेक्शन से मोड़ दे। तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट था प्रिज्म, कि प्रिज्म हर एक लाइट की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उसे विभिन्न एंगल्स में, अलग अलग एंगल्स में मोड़ सकता है। स्पेक्ट्रम के वायलेट एंड पर, स्पेक्ट्रम के जो वायलेट कलर था, जिसमें वायलेट कलर निकल रहा था, उसकी ओर वाली जो छोटी वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा मुड़ी हुई थी, और लाल छोर की तरफ वाली जो वेवलेंथ है वो सबसे कम मुड़ी हुई थी। मतलब ये कहने का मतलब है कि जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो ज़्यादा मुड़ी हुई होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है वो कलर कम मुड़े हुए होंगे। इसलिए सभी रंग पहले से ही सफ़ेद रोशनी में मौजूद थे। प्रिज्म उन्हें उनकी मुड़ने की क्षमता के अनुसार फैला रहा था, और रंग मानव आँखों को दिखाई देने वाली वेवलेंथ पर निर्धारित था। मतलब कि जिसकी जितनी वेवलेंथ उसी अकॉर्डिंग हमें कलर दिखाई देते हैं। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्पेक्ट्रम में 7 रंग होती है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने खोजी थी वह यह थी कि सफ़ेद रोशनी में सभी रंग शामिल होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। अब यह साबित करने के लिए कि प्रिज्म लाइट को रंग नहीं दे रहा, न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंटम क्रिसिस किया। अब देखिए एक्सपेरिमेंटम क्रिसिस क्या होता है। ये एक तरीके का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, जिसे वैज्ञानिक एक महत्वपूर्ण प्रयोग, मतलब जिसे साइंटिस्ट एक महत्वपूर्ण प्रयोग कहते हैं। उसने खिड़की और अपने प्रिज्म के बीच एक स्क्रीन रखी। स्क्रीन में एक दरार बनाई। उसने केवल शुद्ध हरी रोशनी को ही दरार से गुजरने दिया। फिर उसने अपना दूसरा प्रिज्म लिया और उसे हरी रोशनी में रखा। अगर प्रिज्म प्रकाश को रंग में बदल देता है, अगर प्रिज्म लाइट को रंग में बदल देता है, तो हरा रंग एक दूसरे अलग रंग में निकलना चाहिए था, लेकिन हरी रोशनी हरी ही रही। प्रिज्म का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। न्यूटन शायद ही कभी मुस्कुराए थे, लेकिन शायद यह वह समय था जब वह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मतलब जो न्यूटन थे वो बहुत ही कम मुस्कुराते थे, लेकिन इस समय वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अभी भी यह साबित किया कि रंग वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उन्हें संदेह था कि बाकी प्राकृतिक जो दुनिया है उसमें भी रंग कुछ इसी तरीके से फैले होते हैं। वे वास्तव में यह समझने वाले पहले व्यक्ति बन गए कि इंद्रधनुष रेनबो कैसे बनता है। अब इतना खोजबीन करने के बाद अब समय आ गया था कि वे अपने सेब के पेड़ के नीचे जाकर कुछ और सोचे। अब ये लास्ट लाइन क्यों दी गई है ये आप जानते ही हैं, क्योंकि न्यूटन जब सेब के पेड़ के नीचे बैठा था तभी सेब गिरने पर ग्रेविटी की खोज की हुई थी।
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके बाद जो नई खोज हुई वो ग्रेविटी की थी। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी आपको जल्द ही इसी चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको वीडियो के